नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून समेत 4 जिलों के लिए अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट दिया है। सभी विभागों को इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बारिश के चलते कल देहरादून में 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया। शाम के वक्त तेज बारिश के बीच यहां पहाड़ दरक रहे हैं। नरकोटा के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरकर रोड पर आ गया। इस दौरान पहले ही गाड़ियों को रोक लिया गया था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस दौरान गाड़ियों से बाहर उतरे यात्री भागते हुए नजर आए। रुद्रप्रयाग से ही अगली खबर भी है। यहां संगम सेल्फी पॉइंट पर बनाए गए टेम्पररी टॉयलेट बरसात की भेंट चढ़ गए। देर शाम हुई तेज बारिश के बाद यहां जिला पंचायत की तरफ से बनाए गए टॉयलेट तहस नहस हो गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही इनको बनाया गया था और पहली ही बारिश में ये बह गए। हालांकि इस दौरान इनके अंदर कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हल्द्वानी और उसके ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बुधवार को जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद हल्द्वानी से सितारगंज को जाने वाली रोड पर पड़ने वाला शहर नाला भी उफान पर आ गया। नाले का उफान इतना तेज था कि इस पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने जबरन नाले में अपनी कार उतार दी, जो नाले के तेज बहाव में फंस गई। इसी तरह स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के तीजम क्षेत्र में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस इलाके में आसमानी आफत के कारण जहां मोटर पुल बहा है, वहीं एक कच्चा पुल भी जमींदोज हो गया। यही नहीं, करीब 100 मीटर रोड भी टूटी है। बादल फटने से पूरा इलाका भारी बोल्डरों से पट गया है। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके को रवाना हो गई। रास्ते टूटने से इन इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रशासन का कहना है कि रास्तों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। के पास में उमचिया को जोड़ने वाला जो पुल है, जो अस्थायी पुल था, वो बहा है। तो ग्रामीणों को के द्वारा इस संबंध में जो है एक रिक्वेस्ट भी भेजी गई है हमें। तो हम तत्काल वहाँ रेवेन्यू की टीम तो गई हुई है। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि पुल को अतिशीघ्र रिस्टोर किया जाए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। रामनगर में मुहान के पास स्थित पनियाली बरसाती नाले में अचानक पानी आ गया, जिससे वहां पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। लेकिन एक बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले में अपनी बाइक डाल दी, जिससे उसकी बाइक पलट गई। पास खड़े लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बड़ी घटना होने से बच गई। चमोली के थराली में 4 जून को ध्वस्त हुआ 60 मीटर स्पान का वैली ब्रिज एक बार फिर लॉन्च कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में इस पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। 4 जून को यह वैली ब्रिज उस समय ध्वस्त हो गया था जब से लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी। लापरवाही बरतने पर 4 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। में जो ब्रिज बनते समय गिर गया था, उसमें उसका काम दोबारा प्रारंभ कर लिया गया था और 90% काम उसमें हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसको कंप्लीट करके हम लोग उसको भी चला देंगे। उत्तराखंड में 300 मोटर पुलों को अपग्रेड करने की तैयारी है। इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया, जिससे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कुल 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन का प्रस्ताव भी था। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 1600 करोड़ का होगा। कैबिनेट में प्रदेश की जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। पॉलिसी के तहत जियो थर्मल प्रोजेक्ट 30 साल के लिए आवंटित किया जाएगा। सरकार ने विजिलेंस विभाग में 20 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है। विजिलेंस में अब पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी। एक अन्य प्रस्ताव के तहत बच्चों के बालिग होने पर अब विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से जाती रहेगी। पहले बच्चों के 18 साल की उम्र पूरा करते ही पेंशन बंद हो जाती थी।
देहरादून से खबर है, बद्री केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है, जिसमें सीईओ विजय थपलियाल भी मौजूद रहे। बीकेटीसी प्रतिनिधिमंडल ने चारधाम यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सीएम धामी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सुरक्षित यात्रा पर फोकस कर रही है और सभी श्रद्धालुओं को सुखद संदेश दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में दवाई की कुछ दुकानों में एक्सपायर हो चली दवाइयां मिली हैं। बुधवार को ड्रग डिपार्टमेंट और जिला सेवा विधिक प्राधिकरण की टीम ज्वाइंट छापेमारी में कुछ दुकानों में दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिली। वहीं कुछ मेडिकल स्टोर्स में इंसुलिन के एक्सपायर्ड डेट के इंजेक्शन मिले हैं। इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयां पुरानी यानी एक्सपायर्ड मिली हैं। वहीं एक स्टोर ऐसा भी मिला जिसका तापमान दवाई सुरक्षित रखने के लिए जितना होना चाहिए था उतना था नहीं। जानकारी के अनुसार एक स्टोर में नारकोटिक श्रेणी में आने वाली दवाइयों की खरीद फरोख्त में झोल मिला। रामनगर में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां नया गांव तेलीपुरा की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने गांव के ही मुस्लिम युवकों पर मारपीट करने, धमकाने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। महिला का कहना है कि वो अकेली रहती है और लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। महिला की शिकायत पर सीओ ने कोतवाली पुलिस को जांच और कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। घर छीनने का इरादा है, या तो मोमदन होएगी, इस घर को खाली करेगी, न जान से मार देंगे, न रहने देंगे इस घर पर। अब आने को कह रहे हैं, जो कुछ हुआ हम तो जो बोलेंगे वो ही बोलेंगे जो यहाँ बोल रहे हैं। कि कुछ लड़के हैं जो कि आसपास इनके घर के आसपास रहते हैं और उस क्षेत्र में ये अकेली महिला है और इनके घर में कोई और भी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो इसको परेशान करते हैं और आइदर धमकाते हैं और एप्लीकेशन के हिसाब से धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा थाने को बता दिया गया है और एप्लीकेशन रिसीव करके थाने को भी भेजी गई है। इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और रामनगर में प्रशासन ने 9 अवैध मदरसों को सील किया है। डीएम के मुताबिक मदरसा संचालकों से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वो तय समय पर नहीं दिखा पाए। इसके बाद अवैध मदरसों को सील किया गया है। दरअसल 1 साल पहले हुए सर्वे में 8 अवैध मदरसे चिन्हित कर दिए गए थे। इसके बाद सीएम पोर्टल पर फिर से शिकायत की गई थी। इसके बाद दोबारा सर्वे किया गया, जिसमें 9 और अवैध मदरसे मिले हैं जिन्हें सील किया गया है। वहीं 1.5 महीने में अब तक कुल 17 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पछुआदून में अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। सेलाकुई क्षेत्र में शमशान घाट की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। तहसील प्रशासन को अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। देहरादून के डोईवाला से खबर है। यहां पर महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जहर देकर हत्या कर दी। पुलिस ने 9 दिन बाद वारदात का खुलासा किया और आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक नरेंद्र की पत्नी हेमलता का गुफरान नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था और नरेंद्र को इसका पता चला तो वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इससे परेशान होकर हेमलता ने गुफरान के साथ मिलकर पति को मारने की प्लानिंग की। गुफरान ने शराब के साथ चूहे मारने वाली दवा मिलाई और उसे नदी में फेंक दिया। इसके बाद खुद हेमलता ने पति के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस ने बाद में मामले का खुलासा कर दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ रूट पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर शराब और मांस की बिक्री को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एटीएस सहित दूसरे सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा और शिव भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज देर शाम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। कांवड़ पटरी पर फ्लैग मार्च निकाला गया। पटियाला चौक से लेकर रुड़की टॉकीज तक सुरक्षा बलों ने सुरक्षित कांवड़ यात्रा का संदेश दिया। रुड़की में कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ पटरी पंडाल सजने लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। साथ ही कांवड़ पटरी पर पड़ने वाले डायवर्जन रूट पर बैरिकेडिंग लगाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि 10 जुलाई को ब्रीफिंग के बाद सभी फोर्स पॉइंट्स पर तैनात की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए। साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी ताकि जाम और हुड़दंगियों की स्थिति का पता लगाया जा सके। वहीं सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बिना पुष्टि किए अपलोड करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आंच आती है तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ से जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पौड़ी के कलजीखाल की ग्राम पंचायत डांगी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बार ग्राम प्रधान की सीट को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम डांगी में ओबीसी वर्ग का कोई भी प्रमाणित व्यक्ति ही नहीं है, जिसके कारण प्रधान पद पर एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन दिया और कहा है कि 2015 से अब तक गांव में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम प्रधान पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया जाना पूरी तरह से अनुचित और नियमों के विरुद्ध है। वहीं डीएम ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग को शासन के लिए भेज दिया गया है। तो उसके बाद इसमें जो है पिछड़ी जाति महिला कर दिया। एकमात्र सीट जो है कलजीखाल में डांगी को ही पिछड़ा जाति महिला कर दिया है। और हमारे पास आप सबको पता है शासन प्रशासन को कि जाति प्रमाण पत्र डांगी में नहीं बन रहा 14 से। उसके बाद भी आपने सीट को पिछड़ी जाति कर दी। हमने आपत्ति भी लगाई, जो आपने समय दिया था उसमें भी आपने हमारी सुनानी। आपने रातों रात 300 सीट चेंज कर दी एक ही दिन में, पर हमारी सीट क्यों नहीं की चेंज? तो हमारा तो विकास का पहिया पूरा जाम। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहां पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद कई लोग नाराज थे, जिनको मनाने के लिए बीजेपी ने बड़े नेताओं को मोर्चे पर लगाया था और इसका कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और जिले में बीजेपी ने बड़े नेताओं को भेजा है, जिसके बाद हालात ये हैं कि बीजेपी समर्थित करीब 10% जिला पंचायत उम्मीदवार निर्विरोध जीतने जा रहे हैं। वहीं अन्य नेताओं को भी नाम वापसी की तारीख तक मनाने का काम जारी है। लगातार स्थानीय स्तर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो बात कर रहे हैं। हमारे विधायकगण बात कर रहे हैं, कहीं पर सांसद गणों की आवश्यकता है तो वो भी बात कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं सब बातों पर नजर रखे हुए हैं। हमने हर चीज के लिए एक टीम बनाई हुई है। हमने जहाँ जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए टीम पार्टी की टीम बनाई है, वहीं ब्लॉक प्रमुख स्तर पर भी हमने एक टीम की आज हमने घोषणा की है। और मैं कह सकता हूँ कि सामंजस्य स्थापित हो। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को अभी चुनाव चिन्ह मिलने में कुछ दिन का वक्त है, तो प्रत्याशियों ने बिना चुनाव चिन्ह के ही जनता तक पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों को बैनर और पोस्टरों से पाटना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के आसपास वाले ग्रामीण इलाके की है, जहां की हर दरो दीवार इस तरह की चुनावी पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स से रंगीन हो चुकी है। गांव मोहल्ले के नेता किसी कीमत पर अपनी सीट जीतना चाहते हैं, लिहाजा पोस्टर बैनरों पर मोटा खर्च कर पूरे इलाके में अपने होने की दस्तक दे रहे हैं। जिला पंचायत को छोड़ करके किसी भी प्रत्याशी को अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है, उसके बावजूद भी उनको पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। तो पंचायत स्तर में एक ही पद के लिए प्रधान हो, बीडीसी हो या जिला पंचायत हो, तो एक ही पद पर कई उम्मीदवार खड़े हुए
रहते हैं। तो उसमें उनको ये लगता है कि हमारी अधिक से अधिक रीच जो है जो उन स्थानीय जनता के पास हो जाए, इसके लिए उनका थोड़ा अधिक प्रयास रहता है कि मेरे पोस्टर थोड़ा सा अधिक लग जाए। वहीं मजे की बात ये है कि पंचायत चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए 14 जुलाई को सिंबल मिलेगा, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशियों को 18 जुलाई को सिंबल मिलेगा। लेकिन प्रत्याशियों ने बिना सिंबल के ही अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है और बिना सिंबल के ही अपने पोस्टर छपवा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंटिंग मशीनों वाले भी पोस्टर, बैनर छापने में दिन रात व्यस्त है। जिस नेता की जैसी जेब नेता वैसा पोस्टर छपवा रहा है। इसमें नेता लोग अपने चुनाव प्रचार संबंधी सारे सब तरीके के वन वे विजन स्टिकर वगैरह लगा डिजाइन बना के हमारे यहाँ प्रिंट होते हैं और नेता लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं, जिसका जैसा हुआ अपने अपनी अपीलें वगैरह इस टाइप से। जाहिर है एक तरफ नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया में जोर मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ पोस्टर बैनर्स के जरिए जमीनी पहुंच बनाने की तैयारी है, ताकि कोई भी वोटर नेताजी के चेहरे से अनजान न रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मानव वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को हर वन प्रभाग में हजार फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे जंगली जानवरों को जंगलों में भोजन मिल जाए और उनकी आबादी क्षेत्रों में घुसपैठ रोकी जा सके। उत्तराखंड में पिछले 25 सालों के दौरान जंगली जानवरों के हमलों में रिकॉर्ड 1241 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसका बड़ा कारण जंगली जानवरों का जंगल छोड़कर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ना माना जा रहा है। खासकर बंदरों के आतंक से पहाड़ के कई इलाकों में लोगों ने खेती तक छोड़ दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को प्रभाग में हजार फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जानवरों को जंगल में ही पर्याप्त भोजन मिल सके। वनों के अंदर जो हमारे वन्य जानवरों को कई बार अपने भोजन के लिए, अन्य चीजों के लिए बाहर आना पड़ता है, तो वहां हमने फलदार पौधे भी रोपे हैं और फलदार पौधों के साथ साथ हर एक डिवीजन में ये व्यवस्था की है कि इस वर्ष हमारा जो हरेला पर्व आ रहा है, प्रकृति संरक्षण का पर्व, उस दिन 1000 पौधे फलदार जो है हर डिवीजन में रोपे जाएंगे। 16 जुलाई से शुरू हो रहे हरेला पर्व के तहत उत्तराखंड में वन विभाग पौधारोपण अभियान चलाएगा। फॉरेस्ट चीफ समीर सिन्हा के अनुसार इस बार पौधारोपण का लक्ष्य 1.5 करोड़ पौधों का रखा गया है और इस बार जामुन, बहेड़ा, हरड़, आम, आंवला जैसी फलदार प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रत्येक वन प्रभाग में स्थान चिन्हित कर लिए हैं और अभी जो हरेला कार्यक्रम हमारा राज्य स्तरीय जो 16 जुलाई से प्रारंभ होगा, उसके क्रम में हर प्रभाग में फलदार प्रजातियों का रोपण विस्तृत रूप से किया जाएगा। उत्तराखंड में जहां एक और बंदरों के आतंक से किसान परेशान है, इसके साथ ही जंगली जानवरों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जंगलों में फलदार पौधों की भरमार होगी तो जंगली जानवरों को प्राकृतिक तौर पर भोजन जंगल में ही उपलब्ध हो जाएगा, जिससे उनकी आबादी क्षेत्रों में होने वाली घुसपैठ पर भी रोक लग सकेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नैनीताल जिले में बाबा नीम करौली का धाम बड़ी श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। बड़े बड़े नाम यहां माथा टेकने पहुंच रहे हैं। साल भर दर्शन के लिए लगने वाली भीड़ के लिए अब रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तैयारी है। साथ ही लंबे इंतजार के बाद बाईपास के लिए भी शासनादेश जारी होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भगवान हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली का धाम अलग पहचान बना चुका है।
क्रिकेटर विराट कोहली हो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स या फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, बीते कुछ सालों में दुनिया भर की सेलिब्रिटीज के साथ यहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेने रोजाना 8,000 से ज्यादा तो महीने में 2 लाख तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे के किनारे पड़ने वाले इस धाम से जहां लोकल लोगों को काम मिला है, तो वीकेंड, छुट्टी और टूरिस्ट सीजन में धाम में दर्शन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यात्रियों और लोकल लोगों को मुसीबत ना हो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की कवायद हो रही है। फिर आवश्यकता पड़ी तो उस हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हम लोग जरूर शुरू करेंगे कि जितने भी यात्री हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पे कैची में और जगह पे, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू करके संख्या बल अपना तय करते हुए, तो वो देखते हुए हम लोग उसको निर्धारित करेंगे। कैची धाम में बढ़ती भीड़ के चलते कई मौकों पर भारी ट्रैफिक जाम तक लग रहा है। इस हाईवे से दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ी है। वहीं नैनीताल और आसपास के लोगों को जाम की वजह से एग्जाम से लेकर इलाज में परेशान होना पड़ता है। तो इस समस्या पर भी सरकार प्लान कर रही थी और अब उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसको चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वहां पे कि एक बाईपास बनाया जाएगा। वो बाईपास का जियो हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। निर्वाचन आयोग से परमिशन ले रहे हैं उसको जारी करने के लिए। पैरेलली टेंडर करने की परमिशन दे दी गई थी यहाँ से, तो टेंडर हमारे जो क्षेत्रीय अभियंता हैं उन्होंने कर लिया है और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू करेंगे। बाबा नीम करौली के धाम की आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद इस धाम में आकर प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे में धाम में आने वाली भीड़ से यात्रियों और लोकल का टाइम खराब ना हो, इसके लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी पर काम हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।